हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस पे। तो दोस्तों, कल हमने इल्तुतमिश के बारे में जाना था, उनकी योजनाओं की, उनके अभियानों को, उनके कार्यों को जाना था, पढ़ा था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इल्तुतमिश के बाद यानी रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो कि इनके उत्तराधिकारी हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह एक अयोग्य शासक ये भी हुए हैं। इससे पहले भी एक अयोग्य शासक हुए थे, आराम शाह। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद हो, इनका क्रम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सल्तनत काल की शुरुआत गुलाम वंश से होती है। पहले शासक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं आराम शाह। आराम शाह के बाद गद्दी पर बैठते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। फ़िरोज़ शाह के बाद रजिया, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद बलबन। तो दोस्तों, आपको इनका क्रम भी रखना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी इनके क्रम को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्रम बहुत ही अति आवश्यक है और आपको इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह यानी जब 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और सल्तनत में अराजकता यानी कि एक विद्रोह सा उत्पन्न होने लगता है, तब वहाँ के अमीर मिलकर इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र फ़िरोज़ शाह को गद्दी पर बैठाते हैं। हालांकि ये इतने शासक, इनका शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं है। इनका शासनकाल भी 4-5 महीने ही चलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, जो इनका शासनकाल है वो भी कुछ ही महीनों का ही है। 4 या 5 महीनों का ही इनका शासनकाल है। तो जब दिल्ली के अमीर वर्ग इनको सुल्तान बना देते हैं और इनको गद्दी पर बैठाते हैं। कब बैठाते हैं गद्दी पर? 1236 में। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह गद्दी पर कब बैठते हैं? 1236 में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह गद्दी पर बैठते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये 1236 में गद्दी पर बैठते हैं तब इनके सामने बहुत ही दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये अमीर वर्ग को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से एक इल्तुतमिश कंट्रोल किया करते थे या कुतुबुद्दीन ऐबक कंट्रोल किया करते थे। उस तरीके से अमीरों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बल्कि अमीर इनको कंट्रोल किया करते थे। उल्टा ये होता था कि अमीर इनको कंट्रोल किया करते थे। आगे चलकर इनकी जो माँ होती हैं, इनकी माँ शाह तुर्कान, इनकी माँ का नाम दोस्तों शाह तुर्कान। शाह तुर्कान, इनकी माता का नाम शाह तुर्कान होता है। इनकी माता इनके शासनकाल में हस्तक्षेप कर देती हैं। मतलब इनकी शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले लेती हैं। जब इनकी माता शाह तुर्कान अपने हाथों में बागडोर ले लेती हैं, तब अमीरों को इससे और भी ज़्यादा परेशानी होती है। अमीर वर्ग ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्त्री शासन करे। अमीर वर्ग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री इस पद पर रहे और अपने को सारा सल्तनत का मालिक समझे। शाह तुर्कान एक बहुत ही क्रूर प्रकृति की महिला है, जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की माता हैं। ये एक बहुत ही क्रूर प्रकृति की महिला हैं। अब इनकी क्रूरता इस हद तक चली जाती है दोस्तों कि यहाँ तक कि सारा जो सल्तनत है वह एकदम से इनकी अराजकता से और इनके व्यवहार से अप्रसन्न हो जाता है और जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं। तो शाह तुर्कान जो इनकी माता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की, ये एक फ़िरोज़ शाह तुगलक के एक भाई होते हैं कुतुबुद्दीन, जो कि वो भी इस गद्दी के हकदार होते हैं। तो ये शाह तुर्कान जो हैं उनको अंधा करवा देती हैं। शाह तुर्कान
उनको अंधा करवा देती हैं। किसको? कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन 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 इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र का नाम है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, एक बात और भी याद रखनी होगी कि क्योंकि सल्तनत काल में राजा कई विवाह किया करते थे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों सगे भाई हों, ऐसा नहीं है कि ये दोनों सगे भाई हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हालांकि इनके भाई होने का प्रमाण मिलता है। तो ये कुतुबुद्दीन को अंधा शाह तुर्कान, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता कुतुबुद्दीन को अंधा करवा देती हैं। कुतुबुद्दीन जो कि इल्तुतमिश के पुत्र होते हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि इस वारिस होते हैं गद्दी के, लेकिन शाह तुर्कान इनको अंधा करवाकर और इनकी हत्या करवा देती हैं कुतुबुद्दीन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश के कौन से पुत्र को रुकनुद्दीन की माँ या शाह तुर्कान ने अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी थी, तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का वे पुत्र कुतुबुद्दीन थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। एक इल्तुतमिश का एक अन्य पुत्र का नाम आता है गियासुद्दीन महमूद, जिसकी याद में उन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो कि भारत में बनने वाला पहला मकबरा था, क्योंकि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान के शासन में हस्तक्षेप से अराजकता फैल जाती है। इस अराजकता के कारण जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं। दोस्तों राज्य में अराजकता तथा विद्रोह का लाभ रजिया ने उठाया। राज्य में अराजकता का विद्रोह कौन उठाता है दोस्तों? रजिया। राज्य में अराजकता का फ़ायदा कौन उठाता है दोस्तों? रजिया फ़ायदा उठाती है। अराजकता का फ़ायदा कौन उठाता है? रजिया राज्य में हो रहे अराजकता का फ़ायदा उठाती है और जब एक मस्जिद के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और जितने भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं उनसे निवेदन करती है। और लाल वस्त्र पहनकर ये निवेदन किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय जो व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर जाता था याचना लेकर, उसकी याचना को सुना जाता था और उसकी मदद की जाती थी। तो रजिया लाल वस्त्र पहनकर जुमे की नमाज के दिन यानी मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती है और जितने भी नमाजी आने वाले होते हैं उनसे प्रार्थना करती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में और उनकी माता शाह तुर्कान के बारे में लोगों को बताती है। राज्य में फैली अराजकता और दोषपूर्ण जो नीतियाँ होती हैं शाह तुर्कान की, उनसे पहले से ही अप्रसन्न होते हैं, इसलिए लोग यानी जनता रजिया का साथ देती है। तब जनता रजिया का साथ देती है तो होता क्या है दोस्तों कि जनता और सैनिक यानी राज्य के सैनिक, क्योंकि फिरोज शाह उस समय विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए होते हैं, तो रजिया और जो सैनिक बचे हुए होते हैं राजमहल में वो रजिया का साथ देते हैं और जनता साथ देती है और जनता शाह तुर्कान को यानी महल को घेर लेती है। शाह तुर्कान को घेर लिया जाता है, शाह तुर्कान को पकड़ लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है और इसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार दोस्तों रजिया दिल्ली सल्तनत के पद पर आसीन होती है। तो आप लोगों ने देखा रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल दोस्तों बहुत ही कम समय रहा है। रजिया दोस्तों उसके बाद रजिया का शासन आता है। तो दोस्तों रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक। तो दोस्तों रजिया का शासनकाल जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक। तो दोस्तों होता क्या है कि पहली बार दिल्ली की जनता ने अपना उत्तराधिकारी चुना। पहली बार होता है कि जब जनता अपना उत्तराधिकारी चुनती है। जनता द्वारा
चुनी गई। दोस्तों, रजिया जनता द्वारा चुनी गई भारत की पहली मुस्लिम शासिका हैं। ये पूछा जाता है कि वह कौन सी सल्तनत काल की पहली मुस्लिम शासिका है जो जनता द्वारा चुनी गई। तो दोस्तों, जनता द्वारा चुनी गई भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया है। तो दोस्तों, जब रजिया को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, इसी समय फिरोज शाह भी वापस आता है। एक विद्रोह को शांत करने के बाद फिरोज शाह भी दिल्ली की ओर कूच करता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब वह दिल्ली की तरफ आता है तो देखता है कि उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया है और सारी सेना रजिया के पक्ष में हो गई है। अब वह सोचता है कि अब मैं किस प्रकार अपनी सल्तनत को किस प्रकार अपने अंडर में लाऊंगा। तो होता क्या है दोस्तों, रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के मध्य एक युद्ध होता है। फिरोज शाह को बंदी बना लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार रजिया का शासन शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो रजिया के शासनकाल की बात है, इसका स्रोत क्या है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों, अगर इसकी जानकारी की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी जानकारी हमें इसामी की फुतूस सलातीन से मिलती है। फुतूस सलातीन से मिलती है। तो फुतूस सलातीन से हमें रजिया के विषय में पता चलता है। इसामी बताते हैं कि किस प्रकार रजिया ने शासन को हथियाया और इसामी यह भी बताते हैं कि रजिया ने कितने दिनों तक कितने महीनों तक शासन किया। इसामी के अनुसार रजिया का शासनकाल 3 वर्ष 6 माह 3 वर्ष 6 माह तथा कुछ दिन रहा। 3 वर्ष 6 माह 18 दिन रहा। रजिया का शासनकाल 3 वर्ष 6 माह 18 दिन रहा। रजिया ने शासन करने के लिए रजिया ने अपना पर्दा त्याग कर दिया। पर्दा त्याग किया। रजिया ने शासन करने के लिए पर्दा त्याग किया। रजिया ने कुबा उस समय कोट को बोला था दोस्तों। कोट यानी कि एक लंबा कोट, जिसको इस समय कहेंगे एक मतलब लॉन्ग साइज़ का कोट जिसको हम बोलेंगे इस समय। तो कुबा पहनकर रजिया शासन करने के लिए आती थी। एक कुल्हा यानी कि उस समय टोपी को बोला जाता था। तो कुबा और कुल्हा कुबा व कुल्हा पहनकर शासन किया करती थी रजिया। कुबा यानी कोट, एक लंबा कोट, कुल्हा यानी टोपी। कुबा व कोट पहनकर रजिया शासन किया करती थी। रजिया ने कुछ महत्वपूर्ण अमीरों को कुछ महत्वपूर्ण पद प्रदान किए थे, जिसके विषय में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो वो आपको वो भी ध्यान रखने होंगे कि रजिया ने किसको पद दिए थे, कौन से महत्वपूर्ण पद दिए थे। अमीर हाजिब, पहला पद था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब अमीर हाजिब दोस्तों, ये पद रजिया ने ऐतगीन नामक एक व्यक्ति को दिया था। ऐतगीन नामक व्यक्ति ने ही बाद में रजिया के साथ विश्वासघात किया था,
जिसकी वजह से रज़िया को शासन से हटा दिया जाता है और इनकी जगह पर बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है। तो अमीर हाजिब पद ऐतगीन नामक व्यक्ति को दिया गया था। ऐतगीन, अमीर हाजिब नामक पद ऐतगीन नामक व्यक्ति को दिया था। अमीर आखूर दूसरा पद था दोस्तों, अमीर आखूर। अमीर आखूर, अमीर आखूर, अमीर आखूर, अमीर आखूर पद जो था याकूत को दिया जाता है दोस्तों। अमीर आखूर का पद याकूब को दिया जाता है। याकूत, अमीर आखूर का पद याकूत नामक व्यक्ति को दिया जाता है। और दोस्तों एक अमीर ऐतगीन को बदायूं की अख्ता प्रदान की जाती है। बदायूं की अख्ता प्रदान की जाती है इनको। बदायूं की अख्ता भी इनको प्रदान की जाती है। पर होता क्या है दोस्तों, अमीर आखूर यानी कि जो ऐतगीन याकूत को पद मिलता है, याकूत एक अबीसीनियाई वर्ग का होता है दोस्तों। अबीसीनियाई वर्ग और तुर्कों में ज़्यादा मेल मिलाप नहीं होता है उस वक्त। तो अमीर, जितने भी अमीर वर्ग यानी तुर्क अमीर वर्ग होते हैं, वह याकूत से एक ईर्ष्या का भाव रखने लगते हैं, जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि याकूत को इस पद से हटाया जाए। यानी कि शाही असुसाला का पद, अमीर आखूर शाही असुसाला का पद हुआ करता था उस समय। तो जब अमीर आखूर का पद इनको याकूत को दे दिया जाता है तो तुर्क अमीर इनसे नाराज़ हो जाते हैं रज़िया से, और इनको सल्तनत से हटाने की योजना बनाने लगते हैं। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, एक और शख्सियत है दोस्तों, अल्तूनिया। अल्तूनिया, अल्तूनिया, अल्तूनिया का नाम रज़िया को सल्तनत से हटाने के लिए लिया जाता है दोस्तों। ये अल्तूनिया और ऐतगीन दोनों ने मिलकर रज़िया के साथ विद्रोह कर, उसके साथ विश्वासघात कर रज़िया को उसके पद से हटा दिया था। अल्तूनिया को तबर और भटिंडा को अख्ता प्रदान की जाती है। लेकिन जब होता क्या है दोस्तों, जब तबर और भटिंडा में अल्तूनिया स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करने लगता है, तब रज़िया अल्तूनिया के विरुद्ध एक सेना विरुद्ध उससे युद्ध करने के लिए जाती है। अल्तूनिया रज़िया को बंदी बना लेता है। रज़िया बंदी बनाने पर इस समय जब अल्तूनिया रज़िया को बंदी बना लेता है, इसी समय तुर्क अमीरों का एक ग्रुप, जिसे हम चालीसा का ही ग्रुप कहेंगे, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, 40 गुलाम सरदारों का समूह, उन्हीं में से कुछ तुर्क अमीर रज़िया के ना होने पर बहराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। दोस्तों जब बहराम शाह गद्दी पर बैठते हैं तब रज़िया अल्तूनिया से विवाह कर लेती है और दोनों अपनी शक्ति को मजबूत करने लगते हैं। अल्तूनिया और रज़िया का विवाह हो जाता है, दोनों अपनी शक्ति को मजबूत करने लगते हैं। अल्तूनिया और रज़िया दोनों मिलकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। जब अल्तूनिया और रज़िया दोनों दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो एक अंत में एक स्थान है कैथल। कैथल नामक स्थान पर रज़िया अल्तूनिया की सेना व बहराम शाह की सेना के मध्य एक युद्ध होता है। तो इस युद्ध में, कैथल के युद्ध में अगर आपसे पूछा जाए कि कैथल का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था, तो रज़िया और बहराम शाह के बीच में कैथल का युद्ध हुआ था दोस्तों। अब इस कैथल के युद्ध में क्या होता है, जब रज़िया और अल्तूनिया की सम्मिलित सेना बहराम शाह से टक्कर लेने के लिए कैथल नामक मैदान पर आपस में भिड़ंत होती है,
तब इसमें रजिया और अल्तुनिया की सेना हार जाती है दोस्तों। रजिया और अल्तुनिया की सेना हार जाती है। इस प्रकार बहराम शाह सल्तनत के एक नए सुल्तान बनकर सामने आते हैं। जब रजिया मतलब हार जाती है अल्तुनिया, तब इन दोनों को पकड़कर इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। कैथल के मैदान में ही इनको पकड़कर इनकी हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार एक रजिया का शासनकाल भी समाप्त हो जाता है और इसके बाद बहराम शाह का शासनकाल आ जाता है। मिनहाज के अनुसार मिनहाजुस सिराज कहते हैं कि रजिया में बादशाहों के समान सभी गुण विद्यमान थे। रजिया में बादशाहों के समान सभी गुण विद्यमान थे। तो इस कोटेशन को आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। रजिया में बादशाहों के समान सभी गुण थे, सिवाय नारित्व के। सिवाय नारित्व के। तो दोस्तों मिनहाजुस सिराज कहते हैं रजिया के विषय में कि रजिया में बादशाहों के समान सभी गुण विद्यमान थे, सभी गुण विद्यमान थे सिवाय नारित्व के। सभी गुण विद्यमान थे सिवाय नारित्व के। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा अपनी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और दोस्तों कुछ किताबों में रजिया के शासनकाल के विषय में यह भी आता है कि रजिया का शासनकाल 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन चला था। किसी में आता है 3 वर्ष 6 माह 18 दिन तक चला था। तो अगर आपको 3 वर्ष 6 माह 6 दिन मिलता है तब भी आप टिक करेंगे, अगर आपको 3 वर्ष 6 माह 18 दिन मिलता है तभी भी आप टिक करेंगे। लेकिन हो सकता है ये दोनों ऑप्शन में ना हो एक साथ, दोनों में से कोई एक ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे मोइजुद्दीन बहराम शाह के विषय में, जो रजिया के बाद गद्दी पर विद्यमान होते हैं। होता क्या है दोस्तों, अब रजिया के पश्चात जितने भी गद्दी पर बैठने वाले सुल्तान हुए हैं वो सिर्फ 40 गुलामों के सरदार के सिर्फ कठपुतलियाँ बनकर रह जाते हैं। शासन की बागडोर जो होती है उन 40 गुलाम अमीरों के हाथ में ही होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो।